वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर भी देखना है। देन उसके बाद देखनी है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। मेजॉरिटीज़ 4 टाइप की होती हैं, सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव एंड देन उसके बाद एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहती है। देन फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड होती है सिंपल मेजॉरिटी एंड स्टेट्स का कंसेंट। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में पार्लियामेंट को पावर्स देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और इसमें प्रोसीजर भी दिया गया है। इसी आर्टिकल में पार्लियामेंट की पावर्स भी दी गई हैं और इसी आर्टिकल 368 में प्रोसीजर भी दिया गया है जिसको फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो पार्लियामेंट है बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर आर्टिकल 368 के थ्रू कैन अमेंड, वार आपने याद रखना है, वेरिएशन, एडिशन एंड रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। ये वार याद रखना है। वी से है वेरिएशन, ए से एडिशन, आर से है रिपील। मतलब कि पार्लियामेंट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मिली गई है उस पावर से वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न वेरी भी कर सकता है, उसमें कोई प्रोविज़न न्यू ऐड भी कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविज़न वो रिपील भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है। अब देखिए इसमें ना वर्ड यूज़ करा गया था एनी। अब ये एनी वर्ड ही प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि अगर ये एनी वर्ड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अगर पार्ट को चेंज करता रहेगा, जब उसको वेरी करता रहेगा, तो वो तो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर एक तरह से अटैक हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया कि कुछ पार्ट्स ऐसे रहेंगे जिनको चाहकर भी चेंज नहीं करा जा सकता, उन पार्ट्स को रिजिड बनाया गया था। तो इसीलिए ही ये जो एनी वर्ड था ये प्रॉब्लमेटिक था, जिसको फिर बाद में केशवनंदा भारती केस जब 1973 का आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को चेंज तो कर सकता है बट उन प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदलती हों। जैसे कि अगर कोई फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न चेंज कर दिया गया बट वो फंडामेंटल राइट जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था, तो उस चीज़ को फिर पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि ये जो आर्टिकल 13 की जो में जुडिशल रिव्यू की बात करी गई है उस चीज़ को पार्लियामेंट एक्सप्रेसिवली या फिर कंप्लीटली इस चीज़ को पार्लियामेंट अवॉइड नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उन फीचर्स को ही चेंज करेगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसी रखी जो कि टेम्परेरी नेचर की थी। और ऐसा क्यों करा गया? ताकि जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेड लेटर ना बन के रह जाए। विद टाइम जब चेंज पड़े, जब चेंज की ज़रूरत हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समय के अनुसार चेंज हो पाए। तो इसलिए कुछ प्रोविजंस इसमें टेम्परेरी नेचर की रखी गई और कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा ये इतनी ज़्यादा सेंट्रल है इंडिया की पॉलिटी के लिए कि इनको चेंज करा ही नहीं जा सकता, तो उनको रिजिड नेचर की रख दिया गया। लेकिन कुछ इसमें प्रोविजंस थी फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड, मतलब कि इस ऐसी प्रोविजन थी ये वाली जिससे स्टेट्स भी इम्पैक्ट हो रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन प्रोविजंस को फेडरल पॉलिटी का नाम दिया कि वो जो प्रोविजंस है उन अगर प्रोविजंस को चेंज करना है तो उनमें स्टेट्स का कंसेंट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा इन फेडरल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इस अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है आर्टिकल 368 के अंदर। सबसे पहले तो अगर अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की तो पार्लियामेंट की बात करी गई है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर में इसका कोई रोल नहीं है। पार्लियामेंट में एक बिल पास करा जाएगा किसी भी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए सबसे पहले एक बिल पास होगा। वो बिल सिर्फ पार्लियामेंट में ही पास करा जा सकता है, स्टेट्स लेजिस्लेचर में पास नहीं करा जा सकता है। और किसी भी हाउस में हो सकता है पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा हो। और अब ये जो बिल है इस बिल को इंट्रोड्यूस एक मिनिस्टर भी कर सकता है और एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अगर मिनिस्टर को बिल इंट्रोड्यूस करना है तो एक पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करेगा।
अब मिनिस्टर का मतलब क्या है कि कोई एमपी वगैरह जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। इसको हमने बाद में देखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब हमने पार्लियामेंट को स्टडी करना है तब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग याद रखें कि जो मिनिस्टर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होगा, मतलब कि कैबिनेट का पार्ट होगा। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर होगा वो एक मेंबर तो हो सकता है पार्लियामेंट का, हाउस का एक मेंबर हो सकता है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं हो सकता। तो जो प्राइवेट मेंबर होगा वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, और ऐसे ही मिनिस्टर भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो स्टार्टिंग में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, किसी भी हाउस में करा जा सकता है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस कौन सा था, लोकसभा, और जब लोकसभा स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करेगी तब फिर सेकंड हाउस में पहुंचेगा बिल, दैट इज राज्यसभा। और अगर फर्स्ट हाउस था राज्यसभा तो राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगा और बाद में फिर पहुंचेगा वो लोकसभा में। और अगर दोनों ही हाउसेज में बिल पास हो गया फिर वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही हाउसेज में सपोज किसी एक हाउस में से पास नहीं हुआ बिल, हर एक हाउस में, दोनों ही हाउसेज में, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा, बिल दोनों को सेपरेटली पास करना होगा, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। और अगर सपोज किसी सेकंड हाउस में बिल पास नहीं हुआ तो उस केस में जॉइंट सीटिंग की प्रोविजन नहीं है, जॉइंट सीटिंग की फैसिलिटी नहीं है अगर सेकंड हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही अगर इस बिल में फेडरल फीचर्स हैं, मतलब कि इसमें स्टेट्स भी इम्पैक्ट हो रही हैं, स्टेट्स को भी ये बिल की प्रोविजंस इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उस केस में पार्लियामेंट इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा बिल को। और ऐसे ही इसमें स्टेट्स का कंसेंट भी होगा, स्टेट्स भी पास करेंगी बट बाय सिंपल मेजॉरिटी। देखिए पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, जो स्टेट्स होंगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। लेकिन ये तभी होगा, स्टेट का रोल तभी आएगा जब बिल में फेडरल फीचर्स भी होंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजंस है। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ओवरऑल इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है और वो फिर स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इट मीन्स स्टेट्स भी उससे इम्पैक्ट हो रही हैं। जीएसटी की बात करें, जीएसटी स्टेट से भी रिलेटेड है और सेंटर से भी रिलेटेड है। तो ऐसी प्रोविजंस जो कि स्टेट्स को भी इम्पैक्ट कर रही हैं और सेंटर भी ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस केस में फिर स्टेट का रोल आएगा, और लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा, और जो पार्लियामेंट होगा वो हमेशा ही स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होगा। और अब जब ये बिल पास हो जाएगा दोनों ही हाउसेज में, और फेडरल पॉलिटी के केस में स्टेट्स ने भी पास कर दिया, तो उसके बाद फिर जो बिल होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसके एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती, उसको अपना एसेंट, उसको बिल पास ही करना होता है, अपना उसको एसेंट देना होता है। क्योंकि बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 ये उसके ऊपर एक बाइंडिंग कंडीशन है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आएगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को प्रेसिडेंट को पास करना ही होगा। ये उसके ऊपर एक बाइंडिंग कंडीशन है बाय दिस अमेंडमेंट। तो क्या प्रोसीजर रहा, पहले तो बिल गया पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में। अगर पब्लिक बिल होगा तो वो मिनिस्टर के थ्रू होगा, और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है बट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद जिस हाउस में पहले गया वो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, बाद में बिल चला जाएगा सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस को भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से उसको पास करना होगा। और अगर सेकंड हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया तब उस केस में जॉइंट सिटिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी। और अगर उस बिल में फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं उस केस में फिर स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल आ जाएगा बट विद सिंपल मेजॉरिटी। और ये सारा तामझाम होने के बाद फिर एट लास्ट बिल जाएगा, दोनों हाउसेस के पास होने के बाद बिल जाएगा प्रेसिडेंट के बाद, और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल होगा, उसको एसेंट उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये बाइंडिंग है बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। तो ये था इसका प्रोसीजर। अब देखते हैं पहले हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या है। 4 टाइप की मेजॉरिटीज़ रहती हैं, सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव, और एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको हमने स्पेशल के साथ ही देख लेना है। ये वाला केस तो सिंपल सा है कि स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, बस ये एक अलग से ऑप्शन है फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड। तो पहले हम देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी।
सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? बाय सिंपल लॉ ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द रिकोर्स ऑफ और विदाउट द यूज ऑफ आर्टिकल 368। मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी के केस में आर्टिकल 368 का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, जो कि सिंपल पार्लियामेंट में रेगुलर लॉ पास करने के लिए जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस चलती है, उसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही सिंपल मेजॉरिटी का जो लॉ कोई भी केस होगा वो पास हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी एक सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस की तरह ही होता है। और ये किसके लिए होता है? ये फ्लेक्सिबल पार्ट्स के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे पार्ट्स जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना ज़रूरी समझा। उन्होंने कुछ प्रोविजंस को फ्लेक्सिबल रखा, टेम्परेरी नेचर का रखा, ताकि समय के अनुसार उन प्रोविजंस को चेंज करा जा सके। तो ऐसी प्रोविजंस के लिए क्या है? सिंपल मेजॉरिटी। और मैं इसका मतलब क्या रहता है? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सिंपल लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है उसी को ही सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स उसी टाइम पर हाउस में प्रेजेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी स्ट्रेंथ है या नहीं, जितने टाइम उस टाइम पर जब भी ये बिल पास होना था उस टाइम पर जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनका मेजॉरिटी मतलब कि उनका मोर देन 50%, और वही प्रेजेंट मेंबर जब वोटिंग करेंगे तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। इसकी एग्जांपल्स ये मैंने वैसे एक मेथड बनाया है, आप लक्ष्मीकांत से पूरा रीड कर सकते हो, बट इस मेथड के साथ रीड करोगे तो सारी की सारी प्रोविजंस याद रह जाएंगी। पहले तो इसमें आर्टिकल 2 एंड 3, देन उसके बाद 2nd, 5th एंड 6th शेड्यूल, देन कुछ प्रोविजंस है पार्लियामेंट से रिलेटेड, कुछ प्रोविजंस है जुडिशरी से रिलेटेड, और एक ये याद रखना है OECD। तो इनको अब हम अलग से देखें तो जो आर्टिकल 2 है वो न्यू स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ऐसे ही जो आर्टिकल 3 है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं स्टेट्स उनकी नेम वगैरह चेंज करने, बाउंड्रीज वगैरह चेंज करने से डील करता है। ऐसे ही शेड्यूल्स हैं ये 2nd, 5th एंड 6th शेड्यूल। अब अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस देखें हम, आप एक बार लक्ष्मीकांत से भी साथ में देख सकते हो अगर अपने पास रखी है तो। अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन देखें वो कौन सी है? कोरम पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट की अगर जितनी भी कोई भी प्रोसीडिंग होनी है तो उसमें कोरम होना चाहिए, मतलब कि 1/10 मेंबर हाउस के प्रेजेंट होने चाहिए हर समय, तभी हाउस की प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। ये चीज़ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड। ऐसे ही उनके मेंबर्स की सैलरीज वगैरह हो गया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है हाउस के पार्लियामेंट के उनसे रिलेटेड। ऐसे ही पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस क्या हैं, कमेटीज़ वगैरह, पार्लियामेंट में लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी। तो ये हो गई चीज़ें कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कि सिंपल मेजॉरिटी से चेंज करी जा सकती हैं। ऐसे ही है कुछ जुडिशरी से रिलेटेड। जुडिशरी में अगर प्यून जजेस, मतलब कि प्यून जजेस कौन से होते हैं जिनका जो स्टेटस होता है वो लोअर लेवल का होता है, मतलब कि कुछ लो ग्रेड के जजेस होंगे अगर, तो उनसे रिलेटेड। ऐसे ही जुडिशरी को अगर और ज़्यादा पावर्स देनी है तो वो भी पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास। ये भी हमने देखा था। तो जुडिशरी की पावर से रिलेटेड और प्यून जजेस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी सिंपल मेजॉरिटी से बदली जा सकती हैं। ऐसे ही ऑफिशियल, ये है OECD जिसको याद रखना है आपने। O से है ऑफिशियल लैंग्वेज, E से है इलेक्शंस, C से है सिटीजनशिप एंड D से है डिलिमिटेशन। इनसे रिलेटेड चीज़ों को भी सिंपल मेजॉरिटी से बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी कैसे काम करती है। लोकसभा की हमारी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 545। अब सपोज 545 में से हाउस में सिर्फ 80 मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं। अब और मान लीजिए कोई हाउस की प्रोसीडिंग्स चली, हल्ला गुल्ला हुआ और 20 मेंबर्स जो थे वो छोड़कर चले गए। अब बचे कितने? सिर्फ 60 मेंबर्स। 60 मेंबर्स बच गए। अब 60 मेंबर्स का क्या थी सिंपल मेजॉरिटी? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाउस में अब प्रेजेंट कितने हैं मेंबर? सिर्फ 60। अब यही वोटिंग करेंगे, इनकी वोटिंग का हमने मेजॉरिटी देखना है, तो वो कैसे होगा? मोर देन इसका 50%। और मोर देन 50% इसका कितना हुआ? ये हुआ 30, इसका 50% हो गया +1। तो 31 जो मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स अगर वोट करेंगे तब ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू बिल पास हो जाएगा। सिंपल कितना था? 31, कि जितने भी मेंबर्स हैं उस टाइम पर प्रेजेंट थे उन्हीं ने ही वोट करा,
उनको भी हमने कंसिडर नहीं करना जो कि प्रोसीडिंग्स के दौरान छोड़कर चले गए। तो ये थी सिंपल मेजॉरिटी। अब हमने देखना है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी उन चीज़ों के लिए है, उन प्रोविजन के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको रिजिड बनाया गया ताकि पार्लियामेंट जब चाहे उनको चेंज ना कर सके। इसमें दो पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। दूसरा पार्ट इसमें कहता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये वाला जो पार्ट है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, इसी को ही हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी बोल देते हैं। एब्सोल्यूट नेम से ही पता चलता है कि इसको हम टोटल मेंबरशिप जितने हाउस के मेंबर्स हैं, टोटल हाउस की मेंबरशिप कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम पर वैकेंसीज थी या फिर कोई मेंबर एब्सेंट थे। हमने पूरी की पूरी टोटल मेंबरशिप को ही कंसिडर करना है। और अगर हम लोकसभा के केस में देखें तो टोटल मेंबरशिप कितनी रहती है, 545 ये टोटल मेंबरशिप रहती है। अब इसका मेजॉरिटी देखें तो इसकी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये टोटल मेंबरशिप होगी। इसकी मेजॉरिटी देखनी है, दैट इज इसका हमने 50% देखना है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ फिर 273। तो अगर कोई भी बिल पास करना है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, उस बिल के लिए पहली कंडीशन है कि 273 से मेंबर कम तो होने ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट कोई भी बिल हो जो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना है, उसके लिए 273 से नंबर कम होना ही नहीं चाहिए लोकसभा में। और इसकी सेकंड कंडीशन अब क्या कहती है, दैट मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने अब मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट हैं उनका 2/3 उसकी मेजॉरिटी हमने देखनी है। सपोज ये तो हमने बता दिया कि 273 तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो चल जाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। सपोज एट दैट टाइम मेंबर्स कितने प्रेजेंट थे, 300। और अब 300 का हमने देखना है 2/3। तो ये कितना हुआ फिर 200। मतलब कि जब 200 मेंबर्स जो उस टाइम पर प्रेजेंट थे, प्रेजेंट कितने थे 300, उनका हमने लिया 2/3 और 2/3 के बाद फिर कितना आया 200। अब ये 200 मेंबर्स जो होंगे वोट करेंगे, इनकी वोटिंग के बाद ही फिर बिल जो होगा स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो पाएगा। देखिए ये दोनों कंडीशंस ही फुलफिल होनी चाहिए। 273 से नंबर तो कम ही नहीं होना चाहिए, ये तो कंपल्सरी कंडीशन है। और उसके बाद उससे ज़्यादा जब मेंबर प्रेजेंट हैं उन मेंबर्स का हम लेंगे 2/3 लेने के बाद फिर जितने बच जाएंगे उतने मेंबर्स जब वोटिंग करेंगे तब कोई बिल जो होगा वो थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी पास करा जाएगा। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं फंडामेंटल राइट्स, ऐसे फीचर्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो, उनको तो चेंज करा ही नहीं जा सकता। कुछ फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही कुछ डीपीएसपी के पार्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्पेशल मेजॉरिटी से ही चेंज करा जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। अब आती है हमारे पास इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी को स्पेशल के साथ वो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए इसमें वर्ड यूज करा गया है देन, नॉट लेस देन द 50% ऑफ देन मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें बोला गया था टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और इस केस में क्या है देन मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उस टाइम पर जितने मेंबरशिप थी हाउस की, जितने मेंबर्स थे उनका 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें देन मेंबरशिप बोला गया है। और ये यूज़ कब होता है, जब जो राज्यसभा के चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन की रिमूवल करनी होती है, ऐसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, उनकी रिमूवल की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तब ये देन मेजॉरिटी देन मेंबरशिप दैट इज़ इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ होती है। ऐसे ही सेम चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनकी जब रिमूवल, बेसिकली जब रिमूवल होती है इन लोगों की, तब इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ होता है। अब लास्ट केस आता है स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फेडरल पॉलिटी को इम्पैक्ट करती हैं, जिसमें स्टेट्स भी इम्पैक्ट होती हैं। तो उस केस के लिए फिर आता है कि स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट का भी रोल हो और कंसेंट ऑफ स्टेट थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, उसमें स्टेट्स का भी रोल हो। तो इस केस में क्या आता है, स्पेशल मेजॉरिटी हमने पहले ही देख लिया सेम, और सिंपल मेजॉरिटी भी हमने देख लिया
सेम ही लगेगी, बट ये होगा किस केस में, जब स्टेट्स भी इम्पैक्ट होंगी, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, उनका इलेक्शन वगैरह हो। ऐसे कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर जो कि यूनियन या फिर स्टेट्स दोनों की तरफ हो, मतलब कि कॉन्कुरेंट लिस्ट वाली पावर्स भी हम बोल सकते हैं इस केस में। कॉन्कुरेंट लिस्ट में जितनी भी पावर्स होंगी वो स्टेट्स को भी इम्पैक्ट करेंगी। ऐसे ही जो हमारे हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी जो इम्पैक्ट होता है, उनकी जो जजमेंट्स का इम्पैक्ट होता है पूरे इंडिया में होता है। हाई कोर्ट्स हमारे स्टेट्स को इम्पैक्ट करती हैं, तो उस केस में भी स्टेट्स का रोल आ जाएगा। तो ऐसी प्रोविजंस को चेंज करने के लिए हमारे जहाँ पर स्टेट्स भी इम्पैक्ट होती हैं, तो उस केस में फिर स्टेट्स का कंसेंट भी इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन इस केस में क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ही रहती है। बट इस केस में ना स्टेट्स को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, जैसे कि ये तो बोल दिया गया कि स्टेट्स अपना कंसेंट दे सिंपल मेजॉरिटी से, तो लेकिन उनको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि कितने टाइम लिमिट में आप हमें अपना कंसेंट दे दो। तो बहुत सारी चीज़ों में इनका कंसेंट निगलेक्ट भी कर दिया जाता है। सारी की सारी स्टेट्स को कभी कभी इंक्लूड भी नहीं करा जाता है इसी टाइम फ्रेम की वजह से ही। अगर मोर देन हाफ स्टेट्स ने भी, अगर हाफ से ज़्यादा स्टेट्स ने भी अपना कंसेंट दे दिया तो उस केस में भी वो बिल पास हो जाता है। बाकी की स्टेट्स ने अगर कंसेंट नहीं भी दिया तो उनको कंसिडर ही नहीं करा जाता इस फोर्थ केस में। तो ये था हमारा चारों की चारों मेजॉरिटीज़। अब हमने देखना है कि इस अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये तो हमें पता ही है कि जो बिल होगा उसका इनिशिएशन कहाँ पर होगा, सिर्फ पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में तो हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये वाली बात है कि सिर्फ पावर्स जो ज़्यादा दी गई हैं वो पार्लियामेंट को दी गई हैं। ऐसे ही जो अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं, इनिशिएशन की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। ऐसे ही जो चेंज करने की ज़्यादा पावर्स हैं, चाहे वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हो, अगर स्टेट का कंसेंट है भी, उसमें भी सारी की सारी स्टेट्स जो हैं उनको कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में भी पावर्स सबसे ज़्यादा किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो ये सेंट्रल और या फिर कह लो कि यूनिटरी पॉलिटी बनाता है हमारी इंडिया की, यूनिटरी पॉलिटी बनाता है। मतलब यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स हैं, स्टेट्स के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है। ऐसे ही टाइम फ्रेम की भी बात करी गई है कि जो हमारा जो स्टेट्स हैं उनको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कितने टाइम फ्रेम में वो अपना कंसेंट दें। जॉइंट सिटिंग की भी कोई प्रोविज़न नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया था कि सपोज कि अगर जो सेकंड हाउस है उसने बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल था उसको पास नहीं करा, तो सेकंड हाउस के पास, दोनों हाउसेस के पास फिर जॉइंट सिटिंग की कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम बैठकर जॉइंट सिटिंग के थ्रू इस जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेकंड हाउस में उनको हटाया जा सके। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं है जॉइंट सिटिंग की। ऐसे ही वेग, अनडिफाइंड एंड स्केची प्रोसीजर है। जितना भी ये प्रोसीजर दिया गया है ये वेग प्रोसीजर है। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर हम स्टेट्स की ही एग्जांपल लें, फेडरल पॉलिटी वाली, अगर बस ये एक एग्जांपल है, एक मान लीजिए कि जितनी भी स्टेट्स का कंसेंट यहाँ पर कंसिडर नहीं करा गया, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड, तो जिन स्टेट्स को कंसिडर नहीं करा जाए उनके पास तो ये ऑप्शन हमेशा रहेगी ना कि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करनी भी थी तो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से फिर वो हो भी नहीं पाएंगी। ये एक जस्ट एग्जांपल थी कि कैसे एक वेग और स्केची प्रोसीजर है। इसमें ना तो कोई स्टेट्स के लिए प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया गया है कि जिसमें हाँ इतना टाइम दे दिया स्टेट्स को कि चाहे वो इस टाइम फ्रेम में, चाहे फिर वो सारी स्टेट्स अपना कंसेंट दें, चाहे फिर वो हाफ दें, उस टाइम फ्रेम में जितनों ने भी अपना कंसेंट दिया उनको कंसिडर कर लिया जाएगा और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। तो फिर जो बाकी कुछ छोड़ी गई थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जा पाएंगी, है ना। तो ये एक वेग और एक स्केची प्रोसीजर है जिसमें कुछ चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। डाइल्यूट्स सेपरेशन ऑफ पावर। अब इस चीज़ को भी हमें ये फेडरल पॉलिटी से ही समझ सकते हैं। देखिए क्योंकि हमने ये भी देख लिया कि मैक्सिमम पावर्स किसके पास हैं, पार्लियामेंट के पास। स्टेट्स को बहुत सारी चीज़ों में कंसिडर ही नहीं करा जाता है। जैसे अगर हम आर्टिकल 3 की भी बात करें, आर्टिकल 3 जैसे स्टेट्स की बाउंड्रीज वगैरह को चेंज करना, इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज करना, तो उस केस में स्टेट्स का कंसेंट बोला तो गया है लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी हमेशा पार्लियामेंट के पास ही रहती है।
पार्लियामेंट अगर स्टेट्स ने अपना कंसेंट नहीं भी दिया तो पार्लियामेंट इस आर्टिकल के थ्रू स्टेट्स का जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसको चेंज कर सकता है। तो इस केस में भी क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर को डाइल्यूट करता है, एक तो किसमें, स्टेट्स और सेंटर में, और ऐसे ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में।